हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 2 डेज़ की सुर्खियों से बने हुए हैं। गाइस, ये जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं ये सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते आए हैं एनिसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो वो करेंगे करंट डिस्कशन के बाद। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि करंट में चल रहा होता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई और संरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई और संरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। AIIB, AIIB, A मतलब द एशिया, द एशियन, I means infrastructure, I investment, B बैंक, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या हुई? एशियाई और संरचना निवेश बैंक। तो इसके उपाध्यक्ष उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ये उर्जित पटेल जो हैं ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, RBI के पूर्व गवर्नर। ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें कि AIIB इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग कहाँ पड़ता है? चाइना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये जो उर्जित पटेल जी नियुक्त हुए हैं ये कितने साल के लिए? 3 years, 3 साल के लिए। ठीक है, और ये उर्जित पटेल के पहले कौन था? किसका स्थान उर्जित पटेल जी ले रहे हैं? तो इसके पहले थे DJ पांडियन। इसके पहले कौन था? DJ पांडियन। ठीक है, DJ पांडियन इसके पहले थे। और इस मतलब जो, एक मिनट, ये जो AIIB है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि जो एशिया है, ठीक है, एशिया है, इसमें आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिणाम में क्या करना? सुधार लाना। ठीक है, सुधार लाना। तो एशिया संरचना निवेश बैंक का क्या उद्देश्य है कि एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणाम में क्या लाना? सुधार लाना। ठीक है, और अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य देश हैं? 104। कितने सदस्य देश हैं? 104। ठीक है, और अगर इसके गठन की बात की जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, 16 जनवरी 2016 इसका गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि भारत क्या AIIB का संस्थापक सदस्य है, तो यस, बिल्कुल है। ठीक है, भारत जो है AIIB का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये कहा जाए बैंक, इसमें क्या है कि जो ये बहुपक्षीय वित्त पोषण बैंक जो है, ठीक है, ये क्या है? बहुपक्षीय वित्त पोषण बैंक है, मतलब कई सारे सदस्य देश मिलकर के इसको बनाया है। तो वही मैंने बोला ना 104, तो ये इसीलिए ये इसको क्या कहते हैं? बहुपक्षीय वित्त पोषण बैंक है ये। और ये क्या करता है कि अगर देखा जाए तो बैंक में, इस बैंक में चीन के बाद, ठीक है, इस बैंक में चीन के बाद जो देखा जाए तो वोटिंग शेयर जो है चीन के बाद भारत का सबसे ज़्यादा है। चाइना के बाद भारत का वोटिंग शेयर सबसे ज़्यादा है बैंक में। ठीक है, इस बैंक में। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे, फैक्ट जो भी थे, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 26 दिसंबर, हर साल 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस रूप में मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस। ठीक है,
वीर बाल दिवस, एक्चुअली क्या हुआ था कि जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के उस पे के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो चारों बेटे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो इनके साहबजादे थे गुरु गोविंद सिंह के, अजीत सिंह, ठीक है, और जो झारू सिंह, तो इन दोनों को क्या किया गया था कि मुगलों के साथ ये दोनों मुगलों के साथ लड़ते हुए चमकौर में, ठीक है, चमकौर में धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है। और दो छोटे जो साहिबजादे थे, एक जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये इनको क्या किया गया था कि धर्म परिवर्तन ना करने के कारण जो औरंगजेब थे मुगल बादशाह, उनके हुक्म पर इनको क्या किया गया था, दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इसीलिए क्या किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किस दिन की गई है, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैंने बता ही दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो कितने राज्य के लिए, 5 राज्यों के लिए। कितने राज्य के लिए, 5 राज्य के लिए। वो 5 राज्य कौन से हैं देख लेते हैं। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, पंजाब, एक मिनट इसको नीचे चल करके वहाँ स्पेस है वहाँ देख लेते हैं, एक मिनट। पांच राज्यों के लिए कौन कौन से हैं वो 5। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, ठीक है, गोवा। तो यहाँ विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है 5 जगह पर, ठीक है। तो यूपी में जो चुनाव होगा वो कितनी सीटों के लिए होगा, सीट जानना जरूरी है, ठीक है। अपने अपने स्टेट वाइज आप लोग देख लीजिए। तो यूपी का क्या है, यूपी में कितने सीटों के लिए 403, ठीक है, 403 सीटों के लिए चुनाव होंगे। और मणिपुर के लिए कितनी सीटें हैं 60 और उत्तराखंड के लिए 17 सीट, ठीक है। और पंजाब के लिए 117 और गोवा के लिए देखा जाए तो कितनी 40, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम के लिए कि कितने सीटों के लिए किया गया। तो यूपी के लिए 403, मणिपुर 60, उत्तराखंड 70, पंजाब 117 और गोवा 40, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जानना जरूरी है कि यूपी का बस देख लीजिए, बाकी रहने देते हैं। यूपी का 7 चरण में चुनाव होगा, ठीक है। यूपी के चुनाव कितने चरण में घोषित किए गए हैं, 7 चरण में होंगे, ठीक है। और ये और इसमें क्या क्वेश्चन चलते हैं अब आगे, ये आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था देख लेते हैं कि कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के, ये हो गया। और क्या हुआ कि फिर क्या होता है जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। क्या लागू हो जाती है, आदर्श आचरण संहिता। चुनाव की तारीख घोषणा जैसे ही होगी ये आचरण संहिता लागू हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ये मतलब कब समाप्त होता है। तो
मतगणना के बाद जब क्या हो जाते हैं, नतीजा आ जाता है, नतीजा घोषित हो जाती है, ठीक है, परिणाम आ जाता है, नतीजे की घोषणा हो जाती है, तो उसके बाद ये क्या होता है, आचार संहिता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आचार संहिता लगाई क्यों जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, अब इसको हटा दे रहे हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये भारत निर्वाचन आयोग है, इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, चुनाव आयोग, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखते चलिए ध्यान से। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और ये जो ये निर्वाचन आयोग है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत, 324 से 329, ठीक है, 329, ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है, 324 से लेकर के 329। और इसमें क्या है कि यहाँ तक के आर्टिकल में चुनाव आयोग और जो उसके सदस्य हैं उनकी शक्ति, कार्यकाल आदि के बारे में दिया गया है, ठीक है। और क्या है कि इसमें जो मतलब इस निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य होते हैं, एक मेन होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित देख लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, इसमें क्या हुआ था कि एक ये क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है, कि जो वोट डालने की जो एज थी, उम्र थी, वो 21 से 18 कर दी गई। तो ये जो 21 से 18 की गई वो किस संशोधन के थ्रू की गई, किस संशोधन के द्वारा की गई थी, तो 61वां संशोधन था, 61वां संशोधन 1989, ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया गया कि उम्र जो थी 21 से 18 कर दी गई, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने थे मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो किसके नाम पर, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। क्या स्कूल का नाम रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, ठीक है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। किस स्कूल का नाम, मैनपुरी सैनिक स्कूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए इस पर। और ये जो जनरल बिपिन रावत जी थे ये भारत के पहले CDS थे, ठीक है, CDS थे। अभी क्या हुआ, पिछले महीने इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि मैनपुरी सैनिक स्कूल किसके नाम पर, तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th नंबर, जनवरी 2022 में कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, ठीक है,
इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय पॉल शर्मा को, विजय पॉल शर्मा जी को। ठीक है, दिखा दे रहे हैं कौन है विजय पॉल शर्मा जी, एक मिनट, ये हैं विजय पॉल शर्मा जी। शर्मा कृषि लागत और मूल आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से, ये बोल रहा फिर से, यानी ये इनकी क्या हुई है? पुनर्नियुक्ति हुई है, पुनर्नियुक्ति हुई है किसकी? विजय पॉल शर्मा जी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर, आप लोग देख लिए होंगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दें। कृषि ये हो गया कि अध्यक्ष से नियुक्त किया गया, विजय पॉल शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनका क्या हुआ है? पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, रीअपॉइंट हुए हैं, पुनर्नियुक्ति। और ये जो CACP है, मीन्स कृषि लागत और मूल्य आयोग है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, अब ये CACP का, इसकी स्थापना तो हो गई, तो इसका कार्य क्या है? ये क्या कार्य करता है? कुछ तो कार्य होगा तभी स्थापना की गई होगी। तो इसका कार्य है MSP का निर्धारण करना। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका क्या करना? निर्धारण करना। तो ये कितने फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है? 24 फसलों के लिए। कितने फसलों के लिए ये MSP निर्धारित करती है? 24 फसलों के लिए। ठीक है, लेकिन गन्ना जो है, गन्ना, ठीक है, गन्ना, इसके लिए MSP निर्धारित नहीं होती है। इसके लिए MSP निर्धारित नहीं होती। किसके लिए? गन्ना के लिए। गन्ना के लिए क्या निर्धारित होता है फिर? एक मिनट, गन्ना, इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित होता है। और ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अभी तो मैंने बोला कि MSP का निर्धारण तो ये CACP करती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। लेकिन अगर गन्ने की बात की जाए कि गन्ने के लिए तो उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित होता है, तो करता कौन है? तो ये करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक, तो ये जितना भी बताया है सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और इसको अच्छे से ये लर्न करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देश का जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्रिप्टो वायर। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया है? क्रिप्टो वायर। ये क्या है? क्रिप्टो सुपर ऐप है, क्रिप्टो सुपर ऐप। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उस क्रिप्टो करेंसी जो है ये लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया? उसका नाम वो ये है इंडेक्स का, ये क्या नाम है इसका? IC15। एक मिनट, IC15। ठीक है, I से इंडिया, C से क्रिप्टो करेंसी, 15 का मतलब कि जो शीर्ष व्यापार करने वाले, यानी टॉप 15 में जो होंगे व्यापार करने वाले, वो क्या करेंगे? इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या करेंगे? नज़र रखेंगे, सूचना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है? तो ये ब्लॉक चेन पर काम करती है, ब्लॉक चेन पर। ठीक है, ब्लॉक चेन पर काम करती है, ब्लॉक चेन पर काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
इससे रिलेटेड जितने भी थे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया है? ओपेक। ओपेक, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो वो है हैथम अल घिस। इसको लिख दे रहे हैं, हैथम अल घिस। थोड़ा डिफरेंट नाम है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हैथम अल घिस, ठीक है। और ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो इसको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन बोलते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, OPEC। ओ मीन्स क्या हो गया? ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सी मीन्स कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। ये ओपेक, जिसको हिंदी में क्या कहा गया? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ओपेक कहाँ गया? ओपेक इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी स्थापना 1960 में मैंने बताया, तो 1960 में बगदाद सम्मेलन में, ठीक है, बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने कि 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला इनके द्वारा हुआ था, ठीक है। और इस ओपेक में यह ओपेक जो है 13 देशों का संगठन है। ये ओपेक जो है 13 देशों का क्या है? संगठन है, ठीक है। 13 देशों का संगठन है, 13 देशों का, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी सदस्य देश हैं, ठीक है, उनके पेट्रोलियम नीति का क्या करना? एकीकरण करना, समन्वय स्थापित करना, ठीक है, और तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, ये सब इसका क्या है? उद्देश्य है। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने थे सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर गाइज सेशन समझ आ रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जनवरी 2022 में बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए किस देश ने कानून लागू किया है? बाल विवाह पर पाबंदी अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बाल विवाह मुक्त किस राज्य, ओडिशा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है, ठीक है। तो वो था ओडिशा का गंजम जिला, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए किस देश ने क्या किया? कानून लागू किया है। तो वो कौन सा देश है? फिलीपींस। अभी कुछ दिन पहले यहाँ फिलीपींस के बारे में कुछ मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था सैटरडे को, तो अभी क्लियर कर देते हैं उसको भी, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलीपींस, और फिलीपींस में ये कानून क्या है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो 18 ईयर, ठीक है, 18 साल से कम
ठीक है। 18 साल से कम उम्र की शादी, 18 साल से कम उम्र की शादी और लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, में अगर कोई पाया जाता है तो उनके पेरेंट्स को क्या किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को 12 साल की, कितने साल की, 12 ईयर, 12 साल की क्या होगी, जेल होगी, ठीक है। ये यहाँ पर कानून लागू हुआ है। और मैंने अभी बोला कि फिलीपींस के बारे में भी मैंने सैटरडे को डिस्कस किया था, वो देख लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि फिलीपींस में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान ने जब डिस्कस कर रहे थे सैटरडे को, तो वहाँ मैंने ये चीज़ बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला ऑप्शन में हो या फिलीपींस हो, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। और फिलीपींस में क्या एक ज्वालामुखी है जो कि पूछता है, ताल ज्वालामुखी, तो ताल ज्वालामुखी, ठीक है, फिलीपींस में कौन सी ज्वालामुखी है, ताल ज्वालामुखी। अब हम आपको मैप में दिखा दे रहे हैं फिलीपींस का लोकेशन, ताकि याद रहे, भूले ना। मैप थोड़ा ब्लर है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने मैप में देख लीजिएगा, हम लोकेशन दिखा दे रहे हैं, ये है फिलीपींस, ये है, ठीक है, ये यहाँ आप लोग जा कर के अपना मैप देख लीजिएगा, ये है फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला, ठीक है, मनीला। यहाँ के राष्ट्रपति रॉबर्ट दुर्गोते, ठीक है, दुर्गोते, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, स्वदेश अपने भारत, ठीक है, वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसी के लिए क्या होता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है मनाना, 2003 से ही शुरू हुआ है मनाना, 2003 से, ठीक है। तो इस बार जो मनाया गया वो किस नंबर का था, 17वां नंबर था, 17 नंबर का था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है। यूपी के जो क्वेश्चन होंगे तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यूपी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, उसके लिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और इस मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। तो इन्होंने ही क्या किया है कि यूपी के गाजियाबाद ज़िले में एक गांव है सिरोरा गांव, ठीक है, तो वहीं पर ये वैन लॉन्च किया है। कौन सा वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। अब नाम से ही पता चल रहा प्रोसेसिंग, ठीक है, हनी प्रोसेसिंग। तो ये देश की जो है पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या करेगी 8 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में, 8 घंटे में 300 किलोग्राम, ठीक है, 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक क्या करेगी, शहद को क्या करेगी, शहद को प्रोसेसिंग करेगी, प्रसंस्करण करेगी, ठीक है। और इस वैन में क्या होगा,
प्रयोगशाला भी होगी, ठीक है, जो तुरंत क्या करेगी, शहद की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी जांच कर लेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो मधुमक्खी पालक हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, और उन्हें, किसानों को क्या होगा, मधुमक्खी के बक्से जो होंगे वो दिए जाएंगे, और गांव के जो शिक्षित और बेरोजगार युवक होंगे उनको क्या किया जाएगा, जो मधुमक्खी पालन गतिविधि है उसके माध्यम से इन्हें क्या होगा, जो अतिरिक्त इनकम होगी, ठीक है, उसमें उनकी क्या करना, हेल्प करना है, ठीक है। तो इस जो शहद उत्पादन है, शहद उत्पादन के जरिए, इससे क्या करेंगे, शहद उत्पादन के जरिए मीठी क्रांति, मीठी क्रांति, मीठी क्रांति इसी से संबंधित, ठीक है। तो शहद उत्पादन के जरिए मीठी क्रांति का जो विज़न है, ठीक है, जो लक्ष्य है, उसको ध्यान रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ये एक नया क्या कहते हैं, अन्वेषण प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट बनने थे इससे रिलेटेड बता दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, आयशा मलिक, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी, किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की क्या होंगी, जज होंगी, तो कहाँ की होंगी ये, पाकिस्तान की होंगी, ठीक है, पाकिस्तान की होंगी, कौन, आयशा मलिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम देख लें इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, तो अगर बात करें भारत की, भारत में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन रह चुकी हैं, फातिमा बीबी, कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फातिमा बीबी, अब तो आप लोग को रट जाना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर पूछ ले कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश, ठीक है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, तो कितनी हैं, 4 हैं, कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं 4, वो देख लेते हैं। अभी 3 की तो रिसेंट में ही क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी, चारों को देख लेते हैं। इंदिरा बनर्जी, जस्टिस नागरत्ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा और वो पूछेगा मतलब चारों ऑप्शन में से कौन एक नहीं है, तो याद रहना चाहिए, इंदिरा बनर्जी, जस्टिस नागरत्ना, बेला त्रिवेदी और एक है हिमा कोहली, ठीक है, हिमा कोहली। ये हो गया, आपके सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी थे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन क्या क्या है, बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में, और ये है क्या, शिक्षा केंद्र है, एक मिनट। और ये जो ओदंतपुर है, एक मिनट, ये जो ओदंतपुर है इसको उदनापुर भी कहा जाता है। ओदंतपुर को वैसे अधिकतर नाम तो ओदंतपुर ही मिलेगा, लेकिन नाम एक बार माइंड में रख लेना है, ठीक है, ताकि कहीं आ जाए तो कन्फ्यूज़न ना हो। उदनापुर भी कहा जाता है। और ये क्या था, प्राचीन काल में, ये तो बता ही दिया कि शिक्षा केंद्र था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के जो प्रथम शासक थे, पाल वंश के प्रथम शासक जो थे, अगर प्रथम शासक पता होगा तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा।
ठीक है। तो पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे? गोपाल। तो उन्होंने ही इस ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक ऑप्शन है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव, ठीक है। ये क्या थे? एक महान योद्धा थे। और कर्नाट की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी नहीं पूछेगा लेकिन बस बता दे रहे हैं, सिमरावगढ़। कर्नाट वंश की जो राजधानी, कर्नाट की जो राजधानी थी सिमरावगढ़ थी, ठीक है। और ये एक फैक्ट और कि जो कर्नाट वंश का जो शासन काल था, ठीक है, वो क्या कहलाता था? मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता था। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता था, ठीक है। ये बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के टाइम में जो बौद्ध, तो ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो थी कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो इनकी मतलब ये कनिष्क ने जो की थी वो चौथी थी, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी और अंतिम भी कह सकते थे, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तो चौथी और अंतिम संगीति जो हुई थी, ये कुषाण शासक जो थे कनिष्क, ये कुषाण शासक थे, कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में की थी इन्होंने। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता ये भी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्टर, ठीक है। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और क्या है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा सारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष। तो जब बोल दिया गया कि चौथा लास्ट अंतिम था, तो इसी में क्या था कि कनिष्क के टाइम ही, कनिष्क जो कुषाण शासक थे, ठीक है, कनिष्क के टाइम में ही जब चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि बौद्ध जो धर्म था, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जब हुई तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो वो कौन से भाग थे? हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम में ही क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक है। तो ये जो महायान शाखा था, महायान शाखा, इसमें क्या किया गया था? बुद्ध को देवता माना जाने लगा था, देवता, बुद्ध को देवता माना गया और उनकी क्या हुई? पूजा होने लगी, ठीक है। और इसी के साथ अन्य जो बोधिसत्व थे उनकी भी पूजा शुरू हो गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी फैक्ट बताएं सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलेगी, ठीक है, किस उसमें मिलेगी? तो ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होना चाहिए? महाभारत, अंगुत्तर, छांदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय। तो इसका आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म, ये क्या था? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में
16 षोडश, इसको संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं, षोडश। ठीक है, तो क्या हुआ कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और इन 16 जनपदों को क्या कहा गया, 16 महाजनपद कहा गया। ठीक है, 16 महाजनपद इनको कहा गया। और वो कौन से 16 महाजनपद हैं, एक बार बोल दे रहे, सुन लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन सब की राजधानियाँ भी कभी कभी पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है, तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना जानिए। तो ये जो है कि इनमें मतलब जो मैंने 16 अभी महाजनपद बताया, उसमें एक नाम लिया मैंने अश्मक। ठीक है, अश्मक। तो इन जो 16 महाजनपदों में जो अश्मक था, ये एकमात्र दक्षिण में स्थित था। एकमात्र ये जो मतलब जनपद था, ये कहाँ पर था, दक्षिण में स्थित था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित था। और ये तो बौद्ध ग्रंथ हो गया जो अभी मैंने नाम लिया, अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ क्या है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, वहाँ पर भी क्या किया गया है, इन 16 षोडश महाजनपदों की सूची हमें वहाँ भी मिलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो नाम है, जो अभी मैंने नाम बौद्ध ग्रंथ में, जो अंगुत्तर निकाय में जो मैंने नाम लिए, वहाँ से वे थोड़ा डिफरेंट हैं। बाकी ये पूछता है कि किन किन ग्रंथों में हमें षोडश महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो एक हो गया जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और अंगुत्तर निकाय हो गया बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि भगवती सूत्र किसका है, बौद्ध का कि जैन का। ठीक है, अंगुत्तर निकाय किसका है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे 5 के 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्वेश्चन है जल्लीकट्टू किस राज्य की एक प्रतिस्पर्धी खेल है। अभी करंट में है, चल रहा है, तो इसको आपको नहीं पता है तो गूगल करिए और थोड़ा डिटेल पढ़ करके उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। आप एक क्वेश्चन ढूंढेंगे तो उससे रिलेटेड आपको कई आंसर मिल जाएंगे, कई फैक्ट पता चल जाएंगे, तो थोड़ा मेहनत करना सीखिए। ठीक है, जल्लीकट्टू किस राज्य की एक प्रतिस्पर्धी खेल है, आंसर ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद आया हो गाइस। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खूब शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।